और बिहार बीजेपी की तो खैर बात ही ना कीजिए। इनके पास आप एक पॉजिटिव एजेंडा मुझे बता दीजिए, एक पॉजिटिव एजेंडा जो नौकरी, रोजगार, महंगाई, संविधान की बात करता हो। इनका एजेंडा क्या है? नफरत फैलाओ, नफरत की फसल उगाओ, नफरत की फसल में झुलसा दो लोगों को, नफरत की आग में आप सबके बीच में एक एक दीवार खड़ी कर दो। तो आपको जरूरत है किसी राजनीति की जो दीवार गिरा दे, नफरत मिटा दे, मोहब्बत का पैगाम दे, नौकरी और रोजगार और आर्थिक सबलीकरण, सामाजिक आर्थिक न्याय के मुद्दों से रंच मात्र भी विचलन ना हो। इसलिए कल भी एक फेज चुनाव है। मैंने पहले भी कहा कि लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। ये चुनाव आम चुनाव पहले की तरह का नहीं है, ये खास चुनाव है। और वो खास चुनाव है जहां अकलियत हो या अक्सरियत हो, उन सबको एक संदेश देना है कि मोदी जी बस हो, अब बहुत हुआ, अब हम अपनी थाली को देखेंगे, पड़ोस के सौहार्द को देखेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं देखेंगे। हमें सूरत मॉडल ऑफ इलेक्शन नहीं चाहिए जहां चुनाव हुआ ही नहीं, लोग अपने घरों से नहीं निकले, बेचारे बूथ तक नहीं गए, उनके ऊपर एक उम्मीदवार आपने थपवा दिया क्योंकि आपके पास पैसों की बहुत बड़ी ताकत है। आपके पास ऐसी ताकत है कि आप मुख्यमंत्री को जेल भेज दो, आपके ऐसी ताकत है कि आप तेजस्वी जैसे जो आपको चैलेंज करते हैं उनको जेल भेजने की जरूरत न लगे। तो मैं इसे भी इतना कहूंगा कि रथ का पहिया मुड़ता है, चीजें मुड़ रही हैं, पलट रही हैं, और जब पलटेंगी आप भी जद में आएंगे। सावधान रहिए। कहूं, अगर हम तो कई प्रधानमंत्रियों के विपक्ष में भी रहे, लेकिन हमारे जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं वो नाउम्मीदी इतनी दे चुके हैं, अब उम्मीद को भी उनसे उम्मीद नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं, जब वो 14 में आए थे, आप सब मुझे बताइए सबसे बड़ा उनका कमिटमेंट क्या था? 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष, 15-15 लाख रुपए काले धन के सहार खाते में। लोगों ने हुमच के वोट दिया, प्रधानमंत्री जी चुप। अब आप देखिए, पहले चरण के बाद प्रधानमंत्री को जब आईबी रिपोर्ट मिली है, उनकी जुबान को क्या हो गया? वो भूल गए पुलवामा में कितने मंगलसूत्र गवा दिए गए, वो भूल गए हमारे देश की, हमारे जवानों की शहादत हुई, फूल मालाएं चढ़ाई गई। उन परिवारों को देखा? क्या उन परिवारों को रिपोर्ट का इंतजार नहीं है जो सतपाल मलिक जी कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी अब देश के बड़े नेता, आपसे उम्मीद है कि आप असत्य ना बोले। व्हाट्सएप फॉरवर्ड को आप ज्ञान ना समझने लगे। व्हाट्सएप में बहुत कूड़ा कचरा है। प्रधानमंत्री जी कूड़ा कचरा के बीच में यथार्थ को पिक करने की कला विकसित करिए। अगर आप वो कर लेंगे, अगली बार आप प्रधानमंत्री बने ना बने, कम से कम आपकी गलतियां लोग बिसरा देंगे। सूरत में जो हुआ, चंडीगढ़ में जो हुआ, देखिए संविधान कागज का टुकड़ा नहीं है, ये जिंदा दस्तावेज है। और ये जिंदा दस्तावेज इस बात की तस्दीक करता है, ये है तो हम हैं, ये है तो अकलियत है, ये है तो अक्सरियत है, ये है तो दलित है, ये है तो पिछड़ा है, ये है तो अत्यंत पिछड़ा है, ये है तो हम आप सब हैं। तो हम कह रहे हैं तो एविडेंस के साथ कह रहे हैं, और जब वो कहते हैं तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाले बात है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि संविधान संशोधन और बदलाव का अंतर पता है, प्रधानमंत्री जी को नहीं पता होगा, मुझे पता है। मुझे इस बात का यकीन है कि प्रधानमंत्री जी ने आद्योपांत इस किताब को कभी नहीं पढ़ा। इस किताब को जो व्यक्ति पढ़ लेगा ना, वो बौद्ध हो जाएगा, ज्ञान आ जाएगा उसको। इस किताब पे हाथ रख लेना, इसको चूम लेना अलग बात है। कई दफा क्या होता है ना कि किसी चीज के कत्ल करने से पहले आप उसको चूम लेते हैं, अच्छी नजर से बनाते हैं, लेकिन अंततः आप तो कह जाएंगे कातिल, क्योंकि इसकी रवायतों को तिल तिल क्षण क्षण मरते हुए हमने देखा और तिल तिल क्षण क्षण मरते हुए देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री चुनाव के मुद्दे कहां ले जा रहे हैं?
पे कोई बोल रहा? क्यों नहीं आप लोग पूछ रहे हैं? रोजगार पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? सामाजिक सुरक्षा पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? ओल्ड एज पेंशन पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसलिए कि बोलती बंद है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, उस दल के सबसे बड़े अध्यक्ष जी से उम्मीद किस बात की होती है? आप तकसीम के बाद भी कोई चुनाव ऐसा नहीं हुआ, पार्टीशन के बाद, जो चुनाव में आप तब्दील करना चाह रहे हैं। और यकीन मानिए आपकी पूरी की पूरी राजनीति खत्म हो चुकी है। जब आप इन मुद्दों पे आ गए ना, जिन मुद्दों से हमारे अवाम का की थाली का कोई ताल्लुक नहीं है, इसका मतलब आप हार चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, आपसे क्या अपेक्षा है भाई? आप बताएंगे कि मेरा मॉडल है जैसे युवाओं को रोजगार मिले। आपने कभी प्रधानमंत्री जी की जुबान से रोजगार की बात सुनी? मेरा मॉडल है, ये कहते आप कि देश की महिलाओं को, जैसे हम कह रहे हैं, तेजस्वी जी ने कहा कि रक्षाबंधन के दिन से 1 लाख रुपए सालाना, ये हम उपकार नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन उपकार की भाषा नहीं बोलता, क्योंकि हमारी भाषा और भाव इस किताब से निकले हैं। इस किताब से निकली भाषा और भाव के लिए प्रधानमंत्री के अंदर कोई जगह नहीं। असमान आय, गरीबी की बात करें तो कहें ये लोग देशद्रोही हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। कमाल के हैं आप प्रधानमंत्री जी। न्याय की बात करना देशद्रोह है तो हम आए। अगर आर्थिक असमानता का दूर करना देशद्रोह है तो तेजस्वी जी देशद्रोही। बेरोजगार युवकों को नौकरी की गारंटी देना अगर देशद्रोह है इस संविधान से निकाल करके, तो हां देशद्रोही है। परिवर्तन पत्र हम लेके आए, हमने बड़ी आसमानी बातें नहीं की। हमें पता है मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा मेरी व्यक्तिगत आस्था की चीज है, लेकिन चुनाव थाली पे होगा। तो तेजस्वी जी ने कहा कि जैसे 17 साल बनाम 17 महीने बिहार के अंदर हो गया है, उसी तरह इन 17 महीने के मॉडल के आधार पर हम पूरे देश में 1 करोड़ नौकरी की व्यवस्था करेंगे। इसकी शुरुआत लाल किले पे भाषण के बाद हो जाएगी। आप बिहार आते हैं, देश में कहीं जाते हैं, आप इन मुद्दों पर क्यों नहीं बोलते? चुनाव तो इन मुद्दों पे होते हैं ना। 52 से लेकर के 14 तक का चुनाव आप खुद 14 में चुन के आए थे। आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष। ये तो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम नहीं है। अगर ऐसा कानून बने कि मैनिफेस्टो में किए गए वादे से पलटने वाले व्यक्ति की सदस्यता ले ली जाए, तो प्रधानमंत्री जी की सदस्यता सबसे पहले जाए। बड़े बड़े वादे लेकिन जमीनी हकीकत कुछ भी। तो आपके माध्यम से सिर्फ हम इतना कहना चाहते हैं, हम टिके हुए हैं। 2 ही 3 मुद्दे हैं, नौकरी, रोजगार, आर्थिक सबलीकरण, जातिगत जनगणना, आरक्षण का दायरा। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री जी कुछ चल नहीं पा रहा। प्रधानमंत्री जी की जुबान फिसल रही है। बताइए, देश के प्रधानमंत्री हैं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अटल जी तक, मनमोहन सिंह जी, इंदिरा जी, वीपी सिंह, देवेगौड़ा, किसी ने उस प्रकार की जुबान नहीं बोली। क्या मुंह दिखाएंगे आप? कभी तो मूल्यांकन होगा आपका। एक देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री भी आए जिनको युवाओं के रोजगार से मतलब नहीं था, जिनको महिलाओं के सबलीकरण से मतलब नहीं था, जिनको दलितों, पिछड़ों के जो हक हैं इस किताब के माध्यम से, उससे कोई मतलब नहीं था। एक ऐसा व्यक्ति जो, वो क्या कहते हैं ना, एक शेर है, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। सलीकेदार झूठ की श्रृंखला का कॉपीराइट है तो प्रधानमंत्री जी को। दूसरे चरण का चुनाव है, निष्पक्ष हो, शांतिपूर्ण हो और लोग अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर पाए। बेरोजगारी जो सबसे बड़ी विकराल समस्या है, उसके मुद्दे पे चुनाव है, कल का भी और आने वाले चरणों का भी। संविधान की सुरक्षा के मुद्दे पे चुनाव है, कल का भी और आने वाले चरणों का भी। देश में
जो आय की असमानता है, जिससे गरीबी और मुफलिसी बढ़ रही है, उसके मद्देनजर चुनाव हो। ये चुनाव के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इससे पहले कि मैं दो चार बातें आपके समक्ष रखूं, उसके बाद आप कोई भी प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, राजद और महागठबंधन सवाल लेने में पीछे नहीं हटता है। हम उनमें से नहीं हैं जो कहेंगे कि सवाल नहीं लेते, हर सवाल लें और उसका माकूल संतुष्टि वाला उत्तर दें। महत्वपूर्ण ये है कि ये चुनाव एक ऐसा चुनाव बन गया है लोगों के जेहन में। जब लोग वोट देने जाएंगे तो उन्हें ये तय करना होगा कि इसके बाद वो वोट दे पाएंगे या नहीं। इस चुनाव के बाद भी कोई चुनाव होगा या नहीं, इस बात का फैसला है। आप सब ने देखा है कि सूरत में जो हुआ, सूरत में सारे कैंडिडेट्स भय और प्रलोभन के बाद खाली करवा दिए। बिना सूरत की जनता की भागीदारी के, उनकी इच्छा के एक सांसद मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया। चंडीगढ़ मेयर का इलेक्शन उसकी बानगी था और जिसको आप सब लोगों ने, क्योंकि आप सब किसी भी चैनल के हो, किसी भी यूट्यूब चैनल के हो, आप सबको पता है कि ये लोकतंत्र के लिए कितना घातक है कि चुनाव के नतीजे बिना लोगों की भागीदारी के होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, देश भर में इस बात का संदेश गया है, जिसको हमारे नेता तेजस्वी जी ने भी एम्प्लीफाई किया। इसके बाद चुनाव होगा या नहीं, ये छोटी मोटी शिकायतों का चुनाव नहीं है, ये नगर पालिका का चुनाव नहीं है। यहां हर कौम, हर जाति को देखना है कि ऐसी खता एक लम्हे में ना हो जिसकी वजह से सदियां रिग्रेट करते रहे, पश्चाताप करती रहे, फिर पश्चाताप से कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, लालू जी और महागठबंधन के सभी लोग कह रहे हैं, इसकी रक्षा का चुनाव, यह है भारत का संविधान। आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर देख रहे हैं, एक महज व्यक्ति नहीं थे। इस संविधान ने हमें एक इंक्लूसिव आइन दिया, इस संविधान ने हमें अधिकार दिए, इस संविधान में प्रावधान ऐसे बनाए कि देश समावेशी विकास की ओर अग्रसर हो सके। ये संविधान किनको खटक रहा है? ये संविधान उन आंकड़ों को खटक रहा है जो संघ के विधान में यकीन करते हैं, और वो संघ का विधान है नागपुरिया विधान, जिनका हेडक्वार्टर नागपुर में। कितनी बातें करूं, कई दफा आपके माध्यम से कहा, गोलमल कर उनकी लिखी किताब, उनका संविधान के प्रति विरोध, और प्रधानमंत्री जी सफाई देते फिर रहे हैं कि संविधान हम नहीं बदलेंगे। उपकार कर रहे हैं क्या? आप उपकार नहीं कर रहे हैं। अगर इसके दायरे को कुंद करने की कोशिश की, भले आप सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश कर लें, आप खारिज कर दिए जाएंगे। इसके चुनाव में मुद्दों को गौण करने वाले पहले प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाएंगे। मछली, मटन सब दिख रहा है, लेकिन आपको मछली की आंख नहीं दिख रही है जो तेजस्वी जी देख रहे हैं। वो है युवाओं के लिए नौकरी, और इसलिए आपके लाख करने के बावजूद आप बिहार के किसी कोने में जाइए, आप पूछिए नौकरी मतलब, बच्चा भी जिसको नौकरी अभी नहीं चाहिए वो कहता है तेजस्वी। इसका तो आप मुकाबला करिए, कहिए कि हम तेजस्वी से ज्यादा नौकरी देंगे, हम ज्यादा बेहतर विकल्प देंगे। कहिए ही नहीं, कुछ ब्लूप्रिंट भी दीजिए जैसा हमने दिया। तो हमारा सीधे तौर पे कहना कि बिहार हो या पूरे देश को, प्रथम चरण में प्रधानमंत्री जी को जोर का झटका धीरे से लग चुका है। दूसरे चरण का भी उनको आभास। मैं इतना ही चाहूंगा कि चरणों से जो दस्तक मिल रही है प्रधानमंत्री जी, तो अपने चरणों को ऐसे बिछाइए जहां मुद्दे पर और जमीन पे आपके पांव, तभी हम समझेंगे कि आपका जमीन ये कह रहा है। बाकी साथियों, एक जो बहुत महत्वपूर्ण मसला है वो ये कि जब हम आकलन करते हैं देश के चुनाव का, इसके नतीजों का, तो सबसे बड़ी बात जो आती है, और मैं फिर दोहरा रहा हूं,
देश के लोगों को, खास तौर पर दलितों, पिछड़ों, अकलियत और अक्सरियत के भी एक बड़े हिस्से को डर है। इस बार वोट डालने के बाद क्या हम फिर से वोट डाल पाएंगे? सूरत का नजरिया यही कहता है कि प्रधानमंत्री जी को ऐसा नतीजा चाहिए जो बिना चुनाव के सर्टिफिकेट मिले। और कब होगा? जब आप संविधान और आइन को खत्म कर देंगे और तय कर देंगे कि सिर्फ मोदी जी का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा और वही जीतेगा। हम आप खारिज हो जाएंगे, हमारी अक्सरियत खारिज हो जाएगी, अकलियत के सरोकार खारिज हो जाएंगे। फिर बचेगा क्या? शून्य बना सन्नाटा, सिफर। और ये इस देश के लिए, हमारी रवायतों के लिए, हमारी गंगा जमुनी तहजीब के लिए उचित नहीं है। साथियों, फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोगों के पास बार बार इसलिए आते हैं कि आप भी एम्प्लीफाई करें। मैं यकीन के साथ कहता हूं, आपको आज लग रहा होगा कि अतिरेक है। आप देखिए कि चुनावों में नैरेटिव को कैसे दबा दिया जाता है। नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए। महंगाई मुद्दा होना चाहिए। 500 रुपए में सिलेंडर की बात हो रही है, यहां 1400 रुपए सिलेंडर, 1500, 1200। कैसे चलेगी घरेलू अर्थशास्त्र? तो हम आपसे कोई मदद नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं जनता के बीच ये मुद्दे जाएं, क्योंकि जनता के बीच में ये मुद्दे ऑलरेडी घर कर गए हैं। लोगों को लग रहा है इसके बाद अगर अगला चुनाव नहीं तो आप में और पुतिन के रशियन मॉडल में कोई फर्क नहीं आता है। अब मुद्दे की बात ही नहीं कर पाएंगे, ना ये माइक रह पाएगा, ना ये कैमरा रह पाएगा, ना ये संवाद हो पाएगा, क्योंकि लोग कहेंगे राजा तेरे सुबह की जय, राजा तेरे शाम की जय। ऐसी ही चीजें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को पसंद है। आप एक एक लोगों की जुबान देखें,